ओके सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन सभी को। आई एम एक्सपेक्टिंग कि सारे लोग क्लास में आ गए होंगे। गाइस प्लीज बी सीटेड एट योर ओके सो हेलो हेलो हाय। ओके सो गाइस एम आई ऑडिबल टू ऑल? मुझे सुन पा रहे हो आप लोग? प्लीज एक थम्स अप कर दो फटाफट गाइस अगर मुझे सुन पा रहे हो तो। ओके, रेस्ट अदर स्कूल्स प्लीज थम्स अप करो सो दैट आई कैन स्टार्ट द क्लास। ओके तो गाइस लेट्स बिगिन, है ना? फाइन, चलो। Guys, just give me 2 minutes. I need to rejoin. Okay, I'll need to rejoin. कुछ issues आ रहे हैं, network issues आ रहे हैं, तो मैं फिर से rejoin करती हूँ. Okay, guys. Fine. चलो, can you see me, guys? Am I audible to all? तो जैसे कि ऑल ऑफ यू नो कि हमने लास्ट क्लास ज्वाइन कर लिया था और हमने थोड़ी थोड़ी सी टॉपिक पढ़ ली थी, है ना? वी हैड डन अ फ्यू टॉपिक्स। तो पहले रिवीजन लेंगे, विल जस्ट डू अ रिवीजन ऑफ क्रिस्प 5 minutes एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। तो गाइज हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस शुरू कर दिया था एंड इन दैट आई हैड एक्सप्लेन दीज 3 स्लाइड्स गाइज। प्लीज सी, वी टॉक्ड कि न्यूक्लिक एसिड इज अबाउट डीएनए एंड आरएनए, हमने ये बात करा था। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड व्हेन दे फॉर्म अ पॉलीमर, है ना, एक चेन बना लेते हैं, इसी को हम न्यूक्लिक एसिड। नाउ देखो, ये जो न्यूक्लिक एसिड है गाइस, ये जो न्यूक्लिक एसिड है कि या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। नाउ मैंने ये बताया आपको कि ये न्यूक्लिक एसिड बताने से पहले मुझे आपको न्यूक्लियोटाइड बताना पड़े और उससे पहले न्यूक्लियोसाइड बताना पड़े। तो डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है उसको हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं और आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है गाइस उसको हम राइबोज शुगर। ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज द डायग्राम। शुगर जो है वो 5 कार्बन बना हुआ है, इसलिए हमने बोला दिस इज अ पेंटोज शुगर। और इसके अगर सेकेंड पोजिशन पे गाइज ओ गायब है, ऑक्सीजन गायब है, तो ये शुगर डीएनए में प्रेजेंट हो। अगर इसी के सेकेंड पोजिशन पे आपको अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस दिख रहा है गाइज, तो ये आपको कहलाएगा राइबोज शुगर। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? तो जब हम किसी शुगर को, है ना, किसी नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच करते हैं उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। एंड द सेम वे अगर हम इसी न्यूक्लियोसाइड को किसी भी फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच करते हैं तो इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। प्लीज गिव मी अ थम्स अप गाइज इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर सबको क्लियर है तो फटाफट एक थम्स अप दे दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। गिव मी अ थम्स अप। कालका जी स्कूल, INA 11B, then we have sector 23, have Karol Bagh,
सेक्टर 6 है ना, SOSC 12A। फटाफट यार गाइस प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर ये स्लाइड क्लियर है सबको कि न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं, और न्यूक्लियो क्या होता है। शुगर हमने बात कर ली है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट शुगर के बाद हम बेस की बात करें। जब मैं बेस की बात करूं तो दो तरह के बेसिस प्रेजेंट होते, एक होता है आपका प्यूरिन, एक होता है आपका पायरिमिडिन। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, अगर मैं पायरिमिडिन की बात करूं तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है 6 कार्बन का बना। अगर मैं प्यूरिन की बात करूं तो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है 9 कार्बन का। चलिए देख, प्यूरिन में, पायरिमिडिन में गाइस हमने देखा कि जो पहला और तीसरा पोजीशन है उसके ऊपर शुगर जो है, शुगर जो पहला और तीसरा है इस शुगर के पर नाइट्रोजन की प्रेजेंस आप देखोगे। सेम वे अगर गाइस मैं प्यूरिन की बात करूं तो पहला, तीसरा, 7वें और 9वें 1 3 7 9 गाइस 5 इज नॉट देयर, मैं फिर से बता रही हूँ, ऑड नंबर्स 1 3 7 9 पे नाइट्रोजन की प्रेजेंस आप देखते, ठीक है। प्यूरिन में आता है आपका एडेनिन और गुआनिन, और पायरिमिडिन में आपका आता है थाइमिन और साइटोसिन इन केस ऑफ डीएनए। लेकिन इफ इट इज अ केस ऑफ आरएनए तो इट विल बी इन द केस ऑफ पायरिमिडिन आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको साइटोसिन देखने को मिलेगा और आपको यूरासिल देखने को मिलेगा इन द प्लेस ऑफ थाइमिडिन। आई होप दिस, लेट मी नो। फटाफट बताओ, जल्दी से थम्स अप देके बताओ ये स्लाइड क्लियर है क्या सबको, ये स्लाइड क्लियर है क्या सबको, प्लीज बताओ मुझे। हमने शुगर पढ़ लिया, हमने बेसिस पढ़ लिए, हमने बेस का स्ट्रक्चर देख लिया, हमने ये देख लिया कि किस कार्बन पे कौन से जगह पे कार्बन के किस प्लेस पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। टेल मी, इज इट क्लियर टू ऑल, गिव मी अ थम्स अप। आगे बढ़ूंगी फिर मैं, आगे बढ़ूंगी मैं फिर। अब गाइस देखो, अगर इसी नाइट्रोजनस बेस को हम शुगर के साथ लिंक करेंगे, हम क्या करेंगे, इसी नाइट्रोजनस बेस को अगर हम शुगर के साथ लिंक करें, ऐसा क्यों कर रहे हैं गाइस, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बनने के लिए बीच में शुगर होगा, इधर फॉस्फेट होगा और इधर क्या होगा, इधर नाइट्रोजनस बेस होगा। तो अगर हम शुगर को नाइट्रोजनस बेस के साथ लिंक करेंगे, जो बॉन्ड बनेगी इसको हम कहेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन का मतलब नाइट्रोजन से शुगर लिंक्ड है, और कौन सा, ग्लूकोज, ग्लाइकोसिडिक मतलब शुगर है ना, तो शुगर और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बन रहा है, नाइट्रोजनस बेस के बीच, इसीलिए इस बॉन्ड को कहेंगे हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी मैं आपको बॉन्ड भी दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसा दिखता है, दिस इज द केस ऑफ अ पायरिमिडीन गाइस। और अगर मैं आपसे कोई पूछे कि पायरिमिडीन में शुगर जो है, ठीक है, वो किस नाइट्रोजनस बेस के किस पोजीशन से जुड़ता है, तो इन केस ऑफ पायरिमिडीन गाइस 1 ग्लाइकोसिडिक लिंक, मतलब शुगर का पहला पोजीशन पायरिमिडीन के पहले पोजीशन से जुड़ रहा है। लेकिन यही केस अगर मैं प्यूरिन में बताऊं तो प्यूरिन में क्या होता है कि शुगर का फर्स्ट ही रहता है गाइस, ठीक है। पहला शुगर 9th है ना, 9th इससे जुड़ रहा है, 9th नाइट्रोजन से जुड़ रहा है। तो इन केस ऑफ पायरिमिडीन इट इज 1 ग्लाइकोसिडिक, एज एन ग्लाइकोसिडिक। इन केस ऑफ प्यूरिन इट इज 1 एन ग्लाइकोसिडिक। मुझे बताओ क्लियर हुआ क्या गाइस, जस्ट लेट मी नो, इज इट क्लियर टू ऑल। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, तो बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस एंड द शुगर मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक इसलिए क्योंकि नाइट्रोजनस बेस का नाइट्रोजन जो है वो शुगर के साथ जुड़ रहा है, बॉन्ड बना रहा है। अब इसी को हम कहेंगे गाइस, अगर शुगर जब नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसी को कहेंगे हम इसी को क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोसाइड। अब अगर इसी शुगर मॉलिक्यूल इस साइड से फॉस्फेट जुड़ जाता है तो ये हो जाता है हमारा न्यूक्लियोटाइड।
अभी हम देखेंगे जस्ट साइड में, ये था न्यूक्लियोसाइड। देखो गाइस, नाउ दिस इज द न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं ये वाला पोर्शन देखना, ये हाफ देखना, इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये शुगर मॉलिक्यूल है और ये पहले से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया है। ये शुगर मॉलिक्यूल इस नाइट्रोजनस बेस के पहले के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमने बोला 1 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। साथ ही गाइस इस शुगर के 5th पोजीशन पे आपको क्या दिख रहा है, आपको फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा है। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है किससे, जब शुगर का 5th पोजीशन फॉस्फेट, पहला फॉस्फेट से लिंक होता है गाइस, दैट इज नोन एज द ईस्टर बॉन्ड। काइंडली टेल मी इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर शुगर इसके साथ जुड़ता है नाइट्रोजन के साथ, तो इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। और अगर शुगर पहला फर्स्ट फॉस्फेट के साथ जुड़ता है गाइस, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं फॉस्फो मोनोईस्टर बॉन्ड, ठीक है, या फिर फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। क्लियर? अब देखिए यही चीज यहाँ पे दिखाया गया है गाइस कि इस साइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है शुगर जब नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ रहा है, और इस साइड शुगर जब फॉस्फेट के साथ जुड़ रहा है गाइस तो ईस्टर बॉन्ड बना रहा है। जैसे कि हमें पता है ईस्टर बॉन्ड बनता है तो शुगर के मॉलिक्यूल लिबरेट होते हैं, रिलीज होते हैं। अब गाइस दिस इज ऑल अबाउट कि जब एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आपको देखने को मिला, कैसे, तो एक शुगर, एक फॉस्फेट और एक नाइट्रोजन। अब हम देखेंगे कि अगर हम दूसरा न्यूक्लियोटाइड को लाके इधर प्लेस कर दे, और चूंकि हमें पता है कि डीएनए इज, यस गाइस, इसके बाद नीचे लिखेंगे हम डीएनए डबल स्ट्रैंड का होता है, तो इसके साथ इधर बॉन्डिंग होगी, इसके साथ इधर। तो अब हम दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो लाएंगे, जो दूसरी न्यूक्लियोटाइड आएगी, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट, जो दूसरी न्यूक्लियोटाइड आएगी उसमें आप क्या देखोगे कि अब जो शुगर के साथ अगर आप देखोगे कि इसके बाद क्या होगा, तो ये जो 3 प्राइम एंड होगा शुगर का, अब इसके साथ फॉस्फेट जुड़ता जाए, ठीक है। इसको एक बार और देखते हैं। देखो ये वाला इसमें मैंने क्या बोला, हमने क्या देखा था गाइस कि दिस इज द शुगर, यहां से पहला फॉस्फेट जुड़ा, यहां से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा, ये हो गया हमारा एक न्यूक्लियो। अब जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा गाइस वो शुगर के 3rd पोजीशन पे जुड़ेगा, ठीक है। तो व्हेनेवर इट इज आस्क्ड कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किधर बनता है, तो चूंकि ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है ना, 2 न्यूक्लियोटाइड हो गया, तो हम क्या देख रहे कि 2 के बीच ईस्टर बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनता है, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनता है, लेकिन जो अपने डीएनए का चेन है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलता है। तो दिस इज द डिफरेंस। इफ दे आस्क यू कि डीएनए का जो चेन है वो कैसे चलता है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अगर आपसे पूछे तो वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। द मेन डिफरेंस यू नीड टू नो। नाउ गाइस नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि अगर हमें काउंट करना हो कि किसी 2 डीएनए के बीच नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना है, तो हम कैसे काउंट, हमें पता है कि प्रोकैरियोट में लीनियर सर्कुलर डीएनए होता है, हमें पता है कि यूकैरियोट्स में कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। तो नाउ सी गाइस, हमने क्या देखा कि अगर हम एक सर्कुलर डीएनए लेते हैं जो कि लीनियर है, ओके, और इसमें हम कितने साइड्स देख रहे हैं, 4, 1 2 4। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर किसी सर्कुलर डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड है,
तो इसमें आप बता दो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना होगा। और हमें पता है कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच एक फॉस्फोडाइस्टर, ठीक। तो हम इसको कैसे देखेंगे गाइस, इन दोनों के बीच एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इन दोनों के बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इन दोनों के बीच एक फॉस्फोडाइस्टर, दोनों के बीच एक फॉस्फो। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला क्या बनाएंगे कि नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन अ सर्कुलर डीएनए इक्वल्स टू n। n क्या है, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जितना न्यूक्लियोटाइड होगा उतना नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। इसके केस में गाइस, के केस ऑफ सर्कुलर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इफ वी टॉक अबाउट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो अगर मैंने बोला, मैंने क्या बोला कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 4 है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसमें कितना बनना चाहिए गाइस बताओ। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच एक बॉन्ड होगा, ये हो गया एक, ये हो गया 2 या 3। आप क्या लिखोगे, इक्वल्स टू n-1 केस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। नाउ गाइस इन केस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आप क्या देखोगे, हम इन केस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इक्वल्स टू PDE इक्वल्स टू n-2। हम दोनों के साइड से एक एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला जहां से क्वेश्चन पूछता है आपको कि अ लीनियर डीएनए इज गिवन, अ फिर सर्कुलर डीएनए इज गिवन, अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज गिवन कंप्राइजिंग ऑफ इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, टेल अस द नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम। तो ये फॉर्मूला लगा के आपको क्या करना है, फॉर्मूला को लगा के आपको जो सीक्वेंस है इसको सॉल्व करना, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सेम थिंग गाइज यहाँ पे भी लिखा है मैंने कि सिंगल स्ट्रैंड के लिए n-1 है, डबल स्ट्रैंड के लिए n-2 है, और सर्कुलर डीएनए जो होगा उसमें n, जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या मिलेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। नाउ गाइज क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ठीक है, देयर इज अ क्वेश्चन गिवन कि इफ इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देयर आर 40 न्यूक्लियोटाइड्स, so find the number of phosphodiester bond between them। as I told you कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मूला क्या लगता है, n-2, therefore 40 - 2 equals to 38 38। now question number 2, in a prokaryotic organism there are 10 nucleotides। प्रोकैरियोटिक है तो आपको पता होना चाहिए कि ये सर्कुलर डीएनए की बात कर रहा है। जब 10 न्यूक्लियोटाइड है तो कितने नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉर्मूला क्या था सर्कुलर डीएनए के लिए, n, जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड उतना नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर। आई होप दिस, फटाफट गिव मी अ थम्स अप गाइस, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। चलो आगे बताओ। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट फॉस्फोडाइस्टर। आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइज हमें पढ़ना है वो है डीएनए के बारे में। तो हमने वी आर डन विथ न्यूक्लियोटाइड, वी आर डन विथ न्यूक्लियोसाइड, वी आर डन विथ न्यूक्लिक एसिड में डीएनए वाला पार्ट है ना, कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बन रहा है, वी हैव सीन शुगर कैसे बन रहा, वी हैव सीन फॉस्फेट की कहाँ पे एडिशन हो रही है, एंड वी हैव ऑल्सो सीन गाइस कि शुगर के साथ किस तरह से फॉस्फेट किस लिंकेज से जुड़ा हुआ है, और इधर अपना नाइट्रोजनस बेस कैसे जुड़ा। Now guys, if I tell you the next thing we have to study is about DNA and the DNA of a eukaryotic cell। जैसे हमें पता है कि ये जो DNA वाला मॉडल था इसको सबसे पहले दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, एंड दे प्रपोज द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द DNA।
ठीक है, व्हाट दे डिड, इन्होंने क्या बोला कि जितने भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल फॉर्म में होता है, हेलिक्स के स्ट्रक्चर में हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गाइस कि इन्होंने डीएनए के बारे में बोला कि ये केस कब होता है यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसा होगा गाइस? सर्कुलर होगा। कैसा होगा? सर्कुलर। इन्होंने डीएनए के बारे में और भी बातें बताई। क्या बताया कि ये जो डीएनए होता है जब ये एक टर्न लेता है, इफ दिस इज वन टर्न, इस एक टर्न को क्या कहते हैं हम गाइस? इस एक टर्न को कहते हैं पिच। क्या कहते हैं? पिच ऑफ द डीएनए। एक टर्न को हम क्या कहते हैं? पिच ऑफ द। और एक पिच में आप देखते हो कि 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं? 10 बेस। और एक पिच का लेंथ गाइस, यानी डीएनए एक बार टर्न होता है तो इसका लेंथ है 3.4 नैनोमीटर। अगर डीएनए एक बार टर्न लेता है गाइस तो इसको हम क्या कह रहे हैं? एक पिच। और एक पिच का लेंथ, एक पिच में 10 बेस पेयर होते हैं। पूरी एक पिच की लेंथ कितनी है? 3.4 नैनोमीटर। तो इफ दे आस्क यू, अब आप बताओ डिस्टेंस बिटवीन टू पिच, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। जैसे अगर मैंने बोला कि गाइज इफ दिस इज द डीएनए, अगर मैं इसको ऐसे बना, ठीक है, और मैंने बोला एक टर्न, यानी यहां से यहां तक मान लो, इस एक टर्न में मैं क्या कह रही हूं? 10 बेस पेयर है। 1 2 3 4 5 10। ठीक है, मैंने क्या बोला? 10 बेस पेयर। अब इस 10 बेस पेयर का जो टोटल लेंथ है गाइज वो 3.4 नैनोमीटर। तो कांट यू ऑल टेल मी कि ये जो एक बेस पेयर होगा उसका लेंथ कितना? बिल्कुल बता दोगे कैसे? तो 3.4 डिवाइडेड बाई 10 ना हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। इफ दे आस्क यू एक बेस पेयर का लेंथ या फिर डिफरेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच कितना डिस्टेंस है, तो आप आराम से बता दो कि 0.34 नैनोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। ओके, नाउ अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं फाउंड ऑन अर्थ, सबका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। बट देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शन जिनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता है, जो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ डीएनए और आरएनए की बात करें। जो डीएनए होता है गाइज वो सब में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट फॉर वायरसेस, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं उनके पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब गाइज जब आप लोग, कोविड का टाइम था तो आप लोग सुनते होंगे है ना कि कोविड जो है, कोविड वायरस इज ए आरएनए वायरस, है ना। बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा था कोविड वायरस ने। कहते थे कि कोविड वायरस इज एन आरएनए वायरस। आरएनए वायरस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जैसे हम जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए से शुरू होता है आरएनए बनता है, ठीक। आरएनए जिसके पास होता है वो वापस डीएनए बनता है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो वायरसेस हैव अ मैकेनिज्म कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें वो आरएनए से डीएनए, खुद को पहले आरएनए से अपने आप को डीएनए में चेंज करते हैं, फिर आरएनए में चेंज करेंगे, फिर जाके प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। तो हम वहां पे भी आएंगे। अभी हमें क्या देखना है गाइस कि ये जो डीएनए का हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो हम कहते हैं कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, हमने बता दिया आपको कि दो बेसिस के बीच कितना डिस्टेंस है गाइस? 0.34 नैनोमीटर। ओके, और ये जो डीएनए है इनके बोथ स्ट्रैंड्स जो हैं गाइस वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी शो करते हैं। मतलब अगर पहला स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा तो दूसरा स्ट्रैंड आपको गाइस 3 प्राइम टू 5 प्राइम देखने को मिलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों कैसे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन। अब नेक्स्ट आप देखिए गाइस, आप क्या देखोगे कि एक 5 से 3 है तो दूसरा 3 से 5 होगा। इन दोनों के बीच का जो विड्थ होता है वो अप्रॉक्स 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ठीक है। नाउ मोर इफ आई आस्क यू
तो ये जो डीएनए होते हैं गाइस, ठीक है, दे शो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस, व्हाट इज बेस पेयर? देन सी, जैसे मैंने यहाँ पे वही चीज लिखा है कि एक टर्न में 10 बेस पेयर होता है, एक टर्न को एक पिच कहते हैं, टोटल 10 बेस पेयर का लेंथ 3.4 नैनोमीटर होता है। तो अगर हमें एक बेस पेयर का लेंथ निकालना है तो 0.34 नैनोमीटर होगा। यही मैंने बताया है। अभी ये जो डीएनए मैंने बताई है, इस डीएनए में मैंने आपको ये दिखाया कि एक 5 प्राइम है, दूसरा 3 प्राइम है, तो एक 3 प्राइम है तो दूसरा 5 प्राइम है। नाउ गाइस व्हाट हैपेंस इज कि इस डीएनए में बेसेस कैसे प्रेजेंट होते हैं, शुगर कैसे प्रेजेंट होते हैं, और फॉस्फेट ग्रुप आपको कहाँ पे वो मिलता है। तो आप देखोगे गाइस कि जो बेसेस होते हैं वो ऐसे स्टैक्ड होते हैं। मतलब ये जो डीएनए है इसके पास प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। मतलब अगर एक साइड एडेनिन प्रेजेंट होगा एक साइड वाले डीएनए में एक स्ट्रैंड पे, दूसरे स्ट्रैंड पे गाइस थाइमीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसके पास गाइस डीएनए फॉलोज द कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल। मतलब एडेनिन इज कॉम्प्लीमेंट्री ए इज टू टी और गुआनिन इज टू साइटोसिन। मतलब जहां एडेनिन होगा उसके ऑपोजिट थाइमीन आएगा, और जहां पे गुआनिन होगा वहां उसके ऑपोजिट साइटोसिन आएगा, एंड वाइस वर्सा, एंड उल्टा इन डीएनए। तो जहां जहां पे आपको एडेनिन दिखेगा वहां पे थाइमीन उसके एंटी पैरेलल पोलैरिटी में आएगा। नाउ गाइस एडेनिन जो है थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो जिस डीएनए में भी गुआनिन और साइटोसिन का मात्रा ज्यादा है, आप बोलोगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो हम इजिली डीनेचर नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं क्या है, इस तरह से स्टैक्ड है। अगर ये एडेनिन है थाइमीन होगा, दोनों के बीच डबल बॉन्ड, ठीक। तो आप बोलोगे मैम शुगर और फॉस्फेट का क्या? तो गाइस जो शुगर और फॉस्फेट है वो बैकबोन बनाता है। मतलब आप एग्जैक्टली इसको कैसे अज्यूम करोगे, जैसे गांव में आपने सीढ़ी देखा होगा, लैडर है ना, वो जो लकड़ी वाली सीढ़ियां होती है गाइस। तो लैडर में क्या देखते हो कि दो तरफ से ऐसे बांस लगा हुआ है, बैम्बू, ठीक है, और बीच में आपको सपोर्ट। तो आप ऐसे समझो कि बीच में जो सपोर्ट लगा हुआ है गाइस दैट इज नाइट्रोजनस बेस, और जो साइड साइड प्रेजेंट है जो लकड़ियां या फिर जो बैम्बू बांस प्रेजेंट है वो क्या है आपका, वो आपके क्या है भाई, बैकबोन है। तो बैकबोन है ना, रीढ़ की हड्डी, हड्डी को बैकबोन कहते हैं। हड्डी किसका बना हुआ है, शुगर और फॉस्फेट का, और बीच में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेसेस इस तरह से स्टैक्ड है। अब इसका डायग्राम, इस डायग्राम को एनसीईआरटी ने बड़े सुंदर सा डायग्राम बना के इसको दिखाया है। बोला कि देखो इस तरह से प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे इन लोगों ने दिखाया है कि ये शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन ये होता है, लेकिन जो बेसेस होते हैं ये इस तरह से बीच में स्टैक्ड होते हैं। क्लियर हुआ? अब इसी को देख के गाइज, ये पूरे के पूरे जो ये पूरी स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ये डीएनए के सैलिएंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स है उसके कुछ कुछ फीचर्स है। अभी मैंने पिछले 15 मिनट में जितनी बातें आपको बोली हैं, जितनी बातें समझाई हैं, उन सारी बातों को एनसीईआरटी इस एक स्लाइड में दे रखा है। पहला कह रहा है कि जो डीएनए होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है, क्योंकि मैंने बताया कि न्यूक्लिक एसिड क्या है ना, न्यूक्लियोटाइड का चेन है। डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड, इट विल बी मेड अप ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसमें बैकबोन जो है ये दोनों शुगर और बेसिस के बने होंगे, और नाइट्रोजनस बेसिस क्या होंगे, बीच में स्टैक्ड होंगे। शुगर और फॉस्फेट के बने हैं कॉन्स्टिट्यूटेड, एंड द बेस इज प्रोजेक्टेड इनसाइड, नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ इंटैक्ट है, स्टैक्ड है। चलो नाउ सेकेंड वन गाइस, द टू चेन्स हैव एन एंटी पैरेलल पोलैरिटी। दो चेन के बीच में एंटी पैरेलल पोलैरिटी है, मींस अगर एक 5 से 3 है तो दूसरा आपको क्या मिलेगा, 3 से 5 मिलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। बात हमने अभी देखी हमने ये।
तीसरा क्या कह रहा है? द बेसेस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मिंग बेस पेयर। जो ये बेसेस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रक है। जैसे मैंने बोला एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ डबल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है। वैसे ही अगर हम बात करेंगे गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यही हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, इन बेसेस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यही चीज देखो ये भी कह रहा है कि थाइमिन से एडेनिन जुड़ा हुआ है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है, एंड गुआनिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन। एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स ऑपोजिट टू पायरिमिडिन। जैसे एडेनिन और गुआनिन क्या है गाइस, दीज आर प्यूरिन, है ना, और थाइमिन और साइटोसिन क्या है गाइस, दीज आर पायरिमिडिन। हमने क्या बोला, एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ेगा। तो यही कह रहा है कि हमेशा, है ना, हमेशा जो प्यूरिन होगा उसके उल्टा पायरिमिडीन जाएगा, और जो पायरिमिडीन होगा उसके उल्टा प्यूरिन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसी के वजह से अप्रोक्सीमेटली सारे न्यूक्लियोटाइड के बीच में सेम डिस्टेंस या यूनिफॉर्म डिस्टेंस है। क्लियर हुआ गाइस? बताओ। Just give me a thumbs up. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ लीजिए। इतने सारे स्कूल्स प्रेजेंट है लेकिन मुझे सिर्फ 2 स्कूल ऐसा है जहां से थम्स अप आ रहा है। रेस्ट ऑल आर यू ऑल स्लीपिंग? हरिनगर, ओके। खिचड़ीपुर, आप लोग बताओ भाई, समझ में आ रहा है? Did you all join today? Did you have my previous classes? Did you take my previous classes, guys? हाँ या ना फटाफट बताओ। नहीं बोल, चलो ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, don't want to speak, I cannot let you speak. No, this is Harinagar, you didn't take my previous classes. कोई बात नहीं, आज के क्लास से ज्वाइन करा है ना, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ पे फोकस करो, समझ में आएगा। हमने अब तक बहुत सारी चीजें कवर कर ली। हमने न्यूक्लिक एसिड देख लिया, हमने न्यूक्लियोटाइड देख लिया, हमने न्यूक्लियोसाइड देख लिया, हमने शुगर देख ली, हमने नाइट्रोजनस बेस देख ली, हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देख लिया गाइज, हमने किस तरह से फॉस्फो मोनोईस्टर और फॉस्फोडाइस्टर, हमने ये सारी चीजें कवर कर ली। हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिया, किस तरह की पोलैरिटी शो करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स मिलके डीएनए बनाता है, कितना लेंथ हो, एक लेंथ में कितना बेस पेयर होता है, हर बेस पेयर का कितना लेंथ होता है, हमने ये सारी चीजें देख ली। ठीक, नाउ गाइस कमिंग टू द फोर्थ वाले में क्या कह रहा है? फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि जो दोनों चेन है वो राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड है। अब गाइस ये देखो, दिस इज द लेफ्ट हैंडेड पढ़ा होगा और इस तरह से राइट हैंडेड होता है। तो जो डीएनए ऐसे अपन बना रहे ना, ऐसे ये जो घूम रहा है ना, वो इस तरह से कहना ये चाह रहे कि ये इस तरह से राइट हैंडेड फैशन में। ठीक, नाउ द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। जैसे मैंने अभी बताया कि एक पिच जो होता है वो 3.4 नैनोमीटर का होता है, जिसमें गाइज आपको क्या मिलेगा, अगर एक का डिस्टेंस हम बताएं तो वो 0.34 नैनोमीटर हो जाता है। अभी क्या कह रहा है कि नैनोमीटर जो होता है वो 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। ठीक है, आई नो, आई होप यू, आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइज नो दैट देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच। ये जो बात मैंने आपको बताई है टर्न, जिसके वजह से अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 0.34 नैनोमीटर ईच बेस पेयर आपको लेंथ मिल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन अ डबल हेलिक्स। प्लेन ऑफ वन बेस पेयर, यही चीज कह रहा है गाइस, जो नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन जो है थाइमिन के साथ इस तरह से स्टैक्ड है, गुआनिन है साइटोसिन के साथ विथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड आपको साइड साइड में क्या देखने को मिलेंगे, जो बैकबोन होंगे वो या तो शुगर के बने होंगे या फिर फॉस्फेट के बने होंगे। यही चीज कह रहा है वापस से।
और हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इस पूरी हेलिकल स्ट्रक्चर को, इस घूमे हुए स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। क्लियर हुआ गाइस? टेल मी यस और नो। क्लियर हुआ? तो फटाफट बताओ, ये 5 पॉइंट्स है जो डीएनए के साइलेंट फीचर्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए तो मैं आगे बढ़ती हूँ। फाइन। अब गाइज इसके बाद ये एक मॉडल दिया है। इस मॉडल को देने वाले भी और कोई नहीं है। इस मॉडल को देने वाले भी सेम वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए के हेलिकल मॉडल को दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो मॉडल दिया हुआ है इसको हम कहते हैं गाइस सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, इस मॉडल को क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा। और इसको जो दिया है जिस साइंटिस्ट ने, वाटसन एंड क्रिक में से जो क्रिक भाई साहब थे, उन्होंने इस मॉडल को दिया है। अब ये सेंट्रल डॉगमा होता क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल डॉगमा, मॉलिक्यूलर बेसिस होता है, यानी जो मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल, वो 3 प्रोसेस से अपने बॉडी में आप बोल सकते हो कि सारी एक्टिविटीज कर। जैसे सबसे पहला प्रोसेस में डीएनए से बहुत सारा और डीएनए बनता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए से बहुत सारा डीएनए बन रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गाइस रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनना। दूसरे प्रोसेस में आप देखते हो कि ये डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए में भी कौन सा आरएनए? एमआरएनए। और फिर ये एमआरएनए गाइस प्रोटीन बनाता है। अब ये क्यों करना पड़ रहा है? ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो हम कहते हैं ना, जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि ऑल सेल्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। प्रोडक्ट ऑफ सेल में हमने टिश्यू पढ़ा है, हमने बहुत सारी चीजें पढ़े, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। प्रोडक्ट ऑफ सेल इज अ प्रोटीन ऑल्सो। सेल है, ठीक है, वो प्रोटीन भी बनाता है। और यही प्रोटीन जो है आगे जाके काम करता है, क्योंकि डीएनए जो है इट कैनॉट कोड फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड, तो इट हैज टू बी अ प्रोटीन, क्योंकि क्या करेगा? कोड करेगा पर्टिकुलर अमीनो को अपने बॉडी में। डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोला हमने? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हमने बोला ट्रांसलेशन। अब देखोगे यहाँ पे, आप देखोगे कि कुछ वायरसेस जो होते हैं उनके पास डीएनए तो नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल ही आरएनए, वायरसेस। ठीक, अब ये क्या करेंगे? ये पहले एमआरएनए से डीएनए बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो आरएनए से डीएनए बनना हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या हुआ गाइस? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? बताइए, टेल मी, गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर अंडरस्टैंड। आरएनए से डीएनए बनना, रिवर्स ट्रांस। अब ये किसका केस सिनेरियो होता है गाइस? वायरसेस। और ये करने के लिए वो एक एंजाइम यूज करते हैं जिसको कहते हैं आरटी एंजाइम। आरटी एंजाइम इज नथिंग बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या है ये? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज। ठीक, और तब जाके प्रोसेसिंग नाउ अब ये क्या होता है, कैसे होता है, मैम मेथड बता दो। तो मेथड अभी नहीं बताना है, मेथड तब बताऊंगी जब वायरस का अलग से पढ़ाऊं। अभी आपको बस इतना जानना है कि ये उल्टे डायरेक्शन में पहले डीएनए बनाएंगे और एंजाइम यूज होगा आरटी एंजाइम। ठीक है, मैकेनिज्म का नाम क्या होगा? रिवर्स ट्रांस। अब अगर आपसे किसी सवाल पूछ, क्या सेंट्रल डॉगमा बाई डायरेक्शनल? आंसर टू दिस वुड सेंट्रल डॉगमा इज नॉट बाय डायरेक्शनल। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रोटीन से आरएनए बन जाए, इम्पॉसिबल है।
ये तो केस एक्सेप्शन है, इसीलिए आरएनए से डीएनए बन रहा है गाइस, वरना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी उल्टा नहीं होता है नॉर्मली हर ऑर्गेनिज्म। इट इज अ डायरेक्शन दिस, ऐसा नहीं है खिचड़ी बना दिए, कहते हैं ना चावल से खीर बना दिए, पर क्या खीर से चावल बना लोगे? नॉट पॉसिबल। अंडे का ऑमलेट तो बना सकते हो, ऑमलेट से अंडा तो तुम नहीं बना सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो सेम चीज है कि भाई जब एक बार ऑमलेट बन गया है तो वापस से तुम अंडे पे कैसे जाओगे? तो दिस इज द फाइनल प्रोसेस। बोलोगे मैम यहाँ तो गए थे, यहाँ पे ऑमलेट नहीं बना है ना, नहीं इसके पास अंडा है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? तो पहले ये अंडा बनाएगा, फिर ऑमलेट बनाने के प्रोसेस को फीड करेगा, आगे प्रोसेस करेगा। ठीक, इट इज अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, नॉट अ बाइडायरेक्शनल। बताओ समझ में आया क्या? टेल मी गाइस, गिव मी अ थम्स अप अगर समझ में आ गया तो। बड़े लोग ऐसे हो, बताओ एक थम्स अप देने में तुम्हें इतना वक्त लग रहा है? कोई एक टीचर पर्टिकुलरली तुम्हारे लिए आ रहा है, 1.5 घंटे लगातार बोली जा रही हूँ, यू कैन नॉट गिव अ थम्स अप, दिस इज सो रॉन्ग जेस्चर ऑफ योर्स। पहले दिन बोला था आपको मैंने, क्या बोला था? इसको याद है मैंने क्या बोला था? गाइस आई एम सफरिंग फ्रॉम थ्रोट इन्फेक्शन, तो ठीक होने में 2-2.5 महीना लगेगा। मैं किस तरह से क्लास ले रही हूँ मुझे पता है। स्टिल यू गाइज आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ऐसा लग रहा है मैं गूंगे बहरों की क्लास में आ गई। चलिए चले आगे टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइज वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो 2 टॉपिक हमने कर लिया कंप्लीट। क्या कर लिया हमने? 2 टॉपिक कंप्लीट। पहला कौन सा? न्यूक्लियोटाइड वाला। दूसरा कौन सा गाइज? हमने डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर देखा। अब हम जो तीसरा कंप्लीट करने वाले हैं वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। बट गाइज लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इससे पहले ना एक और टॉपिक है। तो एक डेटा था, याद आ गया, एक डेटा दिया हुआ है, पहले उस पे आएंगे फिर हम पैकेजिंग। या दिस डेटा, तो पहले ये डेटा को पढ़ोगे उसके बाद हम चलेंगे। ये डेटा में क्या है? ये जो डेटा है यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके बेस पेयर्स लिखे। अब नीट जो है ना, इट कीप्स द ऑडेसिटी ऑफ आस्किंग यू द नंबर्स। नीट को बड़ा मजा आता है तुम्हें फंसाने में। एक तरफ कॉलम मैच ऑफ द फॉलोइंग दे देगा, एक तरफ कॉलम में सारे नंबर्स डाल देगा, दूसरी तरफ आपको मैच करना होगा कि किसके पास कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। अब एक चीज समझना गाइस, यहाँ पे जितनी भी डेटा दी हुई है, यहाँ पे जितनी भी डेटा दी हुई हैं, इसमें आपको कहीं कहीं पे न्यूक्लियोटाइड में डेटा मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको बेस पेयर में डेटा मिलेगा। बेस पेयर में जहां पे डेटा लिखा हुआ है वहां तुम क्या समझ जाओगे? वहां पे समझ जाओगे बेस पेयर डबल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट है डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड दिया है, डिफाइंड नहीं है कि डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंड। तो चलो हम देखते हैं सबसे पहले डेटा किसका दिया हुआ है गाइस। सबसे पहले डेटा देते हैं ये बैक्टीरियोफाज, किसका? लैम्डा। तो बैक्टीरियोफाज लैम्डा इंटू 174 फाज, ये नाम है 5 इंटू 174 फाज। बैक्टीरियोफेज नोन एज 5 इंटू 74 फाज के पास कितना न्यूक्लियोटाइड है? 5386 5386 न्यूक्लियोटाइड्स दिया हुआ है गाइस। यू आर नॉट डेफिनेट अबाउट इट, इसके पास ये डबल स्ट्रैंड है कि नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड दे रहा है, बेस पेयर इन्होंने मेंशन नहीं कर रहा है, तो आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हो। ठीक है, आप क्या ऐसे केसेस में क्या बोलोगे? ये मे बी सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है। चलिए दूसरा कह रहा है बैक्टीरियोफाज लैम्डा। लैम्डा के बारे में क्या कह रहा है? इसके पास कितना है? इसके पास है
48502 बेस पेयर। अब बेस पेयर दिया है मतलब इंटू करोगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाएगा, है ना। बताओ, एक स्ट्रैंड पे न्यूक्लियोटाइड है, इंटू 2 करोगे तो डबल स्ट्रैंड का बेस पेयर मिल जाएगा, तो इंटू करोगे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाएंगे। तीसरा क्या देख रहे हो, एस्चेरिशिया कोलाई हैज 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर। ई कोलाई के पास कितना है, कितना है भाई, 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर। और कह रहा है कि हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, हैप्लॉइड कंटेंट का मतलब होता है जिसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, एन कितना है हैप्लॉइड में, 3.3। हैप्लॉइड कितना है गाइस, हैप्लॉइड सेट है तुम्हारा 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। अब इसको डिप्लॉयड में कन्वर्ट करोगे, इसी को डिप्लॉयड सेट में, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 2 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। तो दिस इज द डेटा। और आपके जो नीट है उसको बड़ा मजा आता है नंबर से खेलने में, जब बड़ा मजा आता है नंबर से खेलने में तो वो डेटा पूछेगा, और डेटा पूछेगा तो आपको डेटा बताना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टूड, बताओ। चलो, तो ये डेटा आपको क्या होना चाहिए, शुड बाय हार्ट इट, याद कर लेने का, रट्टाफाई कर लेने का कि किसमें कितना बेस पेयर है, किसमें कितना। अब देखो जैसे यहाँ बेस पेयर दे रहा गाइस, क्या बोला है 4850 बेस पेयर। अब इसी को तुम्हें पूछ दिया, यहाँ बेस पेयर ना दे के यहाँ न्यूक्लियोटाइड लिख देगा, ये तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर आपसे क्वेश्चन न्यूक्लियोटाइड में पूछेगा तो आप इन बेस पेयर को क्या करोगे, नंबर ऑफ बेस पेयर क्या करोगे, डबल, है ना, न्यूक्लियोटाइड इसके डबल हो जाए। नेक्स्ट, तो दिस वाज द स्लाइड जो मैं ढूंढ रही थी। अब इसके बाद हम आते हैं गाइस पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए की पैकेजिंग जो होती है वो कैसे होती, हमें पता है, क्या पता है हम, कि जो हमारा हमारा जो डीएनए है उसका लेंथ कितना होता है अप्रॉक्स, जो हमारा डीएनए क्या कह रहे हैं कि जैसे हमने देखा 0.34 नैनोमीटर, तो क्या कर रहा है 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर -9, क्या किया है इसको करोगे तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा गाइस, हमने देखा था नैनोमीटर कैसे मीटर में चेंज, इतना कर दोगे ना 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि इट कम्स टू अप्रॉक्स 2.2 आ जाएगा। डीएनए का लेंथ कितना आ गया, इसको हमने क्या करा, जब हमने 0.34 नैनोमीटर को चेंज किया मीटर में तो हमको मिला 0.2 मीटर, क्या है हमारा डीएनए। और गाइस अगर आपने 11th में जस्ट अ सेकंड, गाइस प्लीज गिव मी 2 मिनट्स।
डब्ल्यू शिट पे क्या है? और यार आज क्या हो रहा है? वैसे कुछ इज हैपनिंग, हैपनिंग, गड़बड़ ही चल रहा है आज दिन। मैनेज कर लेना आप लोग। चलिए, तो 2.2 मीटर्स का हमारा डीएनए है गाइस। हमने 11th में पढ़ा है कि जो अपना न्यूक्लियस होता है का साइज कितना होता है? 10 टू द पावर, हु विल टेल मी? न्यूक्लियस का साइज विल टेल मी? एनीवन? देखना, इट इज 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक है, -6 है या 6 है? आई नीड टू, शायद 10 टू द पावर -6 है। 10 टू द पावर -6। तो ये जो न्यूक्लियस होता है गाइज, आप लोग ऐसा समझो, ये जो न्यूक्लियस होता है ये डीएनए के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, स्मॉल। ऐसा समझो कि एक छोटा सा डब्बा है और इसके अंदर आपको एक बहुत बड़ा सा रस्सी या बहुत बड़ा सा गिफ्ट को रैप करना है इस छोटे से डब्बे में। तो न्यूक्लियस इज द डब्बा और डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है रैप होके। ठीक, तो आप क्या देखते हो कि इस टॉपिक में आप पढ़ोगे कि किस तरह से ये डीएनए जो है इस न्यूक्लियस के अंदर पैकेजिंग हो रहा है, इसका गिफ्ट रैपिंग है। क्लियर? बताइए, टेल मी, गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज अंडरस्टूड ऑल। चलिए, गुड। आई लाइक पीपल हु रिस्पॉन्ड्स, गिव रिस्पॉन्स प्रॉपरली एंड सून। वरना क्या है यार, टीचर को क्या है के लिए credibility क्या है for a teacher? That the students are listening, that the students are responding, so that is my credibility, है ना? इससे क्या होगा? it really feels appreciating that you guys are there focusing in the class, सुन रहे हो, बोल रहे हो, है ना, समझ रहे हो, you are focusing on what I am speaking। चलिए, a length that is far greater than, देखो हाँ यहाँ पे 10 to the power -6 I couldn't see, 10 to the power -6 न्यूक्लियस का साइज होता है। अब देखो गाइज, व्हाट एनसीईआरटी डज इज, नो, एनसीईआरटी चीजों को बड़ा तोड़ तोड़ के लिखता है, सीक्वेंस में नहीं लिखता है, जिसकी वजह से बड़ा दिक्कत होता है बच्चों को समझने में कि कहना क्या चाह रहा है या बोलना क्या चाह रहा है। तो न्यूक्लियस इतने छोटे साइज का है, इसके अंदर आप इतने बड़े साइज का डीएनए आपको पैकेजिंग करनी है, कैसे पॉसिबल है? तो है पॉसिबल, कैसे है? अगर मैं बात करूं, ठीक है, हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स में तो ही नहीं है, प्रोकैरियोट्स लैक न्यूक्लियस, दे डोंट हैव अ न्यूक्लियस। इन दैट केस क्या होता है? न्यूक्लियस की जगह दे हैव समथिंग कॉल्ड न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। अब देखिए, कह रहा है कि लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज इतना मिलीमीटर, इसको तुम लोग घर पे करके आना, दिस इज होम कैलकुलेट। समझो, अगर मैंने बोला दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पैकेजिंग करनी है, डीएनए कैसे पैकेज हो? तो जो डीएनए है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, हमें पता है कि बैक्टीरिया में डीएनए होता है, सॉरी, जो बैक्टीरिया होता है उसका डीएनए कुछ इस तरह से मिलता है, किस फॉर्म में? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस के जैसा ही कुछ प्रेजेंट होता है और जेनेटिक मटेरियल को हम प्रोकैरियोटिक सेल में पैकेजिंग। ये जो न्यूक्लियोइड है इनके बीच बीच में कुछ बेसिक प्रोटीन्स जैसे लाइसीन और आर्जिनिन प्रेजेंट होगा। क्यों? डीएनए जो एज अ होल इज निगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए क्या है गाइस? निगेटिवली चार्ज्ड है। क्या है डीएनए एज अ होल? निगेटिवली चार्ज्ड। तो इस निगेटिव को बैलेंस करने के लिए देयर मस्ट बी समथिंग, है ना? आस्क टू अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट
एवर अनम्यूट कर। गाइज आई डोंट हैव द एक्सेस टू अनम्यूट एंड म्यूट ऑल। मेरे पास एक्सेस। वांट टू आस्क समथिंग, आस्क इन चैट बॉक्स। आई एम वेटिंग। You guys need to ask something, please. Yes. I'm so sorry, guys. I don't have the access. I'll ask whoever is hosting this to access to that they can. चलिए, तो नेक्स्ट हम देखेंगे गाइस कि वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम हरिनगर नीट। दे आर आस्किंग ह्यूमन डीएनए इज जीसी और एटी रिच। गाइस मैंने पहले ही बोला कि जितना ज्यादा स्टेबिलिटी की ओर बढ़ोगे, जितना बड़ा यूकैरियोटिक में जितने हायर लेवल पे जाओगे, उसमें आपको एटी रीजन्स कम मिलेंगे और जीसी रीजन्स ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि जीसी में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। आप देखोगे कि ज्यादातर अगर यूकैरियोटिक डीएनए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है यूकैरियोट्स, इसलिए उनमें जीसी ज्यादा पाए जाते। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। आई कुड सी नाउ इफ एनीवन हु एवर वांट्स टू आस्क क्वेश्चन, प्लीज चैट बॉक्स में डाल देना, मैं देख लूंगी। आई विल कमेंट ऑन इट। अब हम आते हैं यहाँ पे गाइस। वी वर ऑन दिस। तो हमने क्या बोला कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं क्या करेंगे, क्योंकि डीएनए ऑन अ होल नेगेटिवली चार्ज, and to balance this negative charge you need what? Need which type of proteins? You need proteins or you need amino acids. Now these proteins or these amino acids are positively charged. How are they? Positively. Fine. Now which amino acid be there to balance this DNA? They're not none other than lysine and arginine. आर्जिनिन और लाइसिन जो होते हैं ये बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, ताकि इनको क्या कर सके, स्टेबल बना सके, बैलेंस कर। फाइन। नाउ द नेक्स्ट वन गाइस, वी टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक डीएनए। तो यूकैरियोटिक में द प्रोटीन दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, दिस हिस्टोन प्रोटीन व्हाट यू सी कि द डीएनए इज रैप्ड अलोंग ऑन दिस हिस्टोन। जो डीएनए होता है दिस इज रैप्ड अलोंग हिस्टोन प्रोटीन, like that. Now this histone protein is made up of डीएनए से बना है या आरएनए, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, क्रोमोसोम, मतलब इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं वो, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दिस इज नॉट गाइस, अगर मैं इसकी 3D स्ट्रक्चर दिखाऊं या फिर इसकी 3D स्ट्रक्चर की बात, तो दिस हिस्टोन प्रोटीन इज नोन एज हिस्टोन ऑक्टामर। व्हाट डज ऑक्टा मीन्स? 8 यूनिट्स प्रेजेंट, टोटल 8 यूनिट सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगे, ऑक्टामर बोल। नाउ सी इफ आई ट्राई टू ड्रॉ अ हिस्टोन, हाउ डज इट लुक?
देखो ये है H2। ये क्या है गाइस? दीज आर दी फोर हिस्टोन। दीज आर दी कोर हिस्टोन। ये आपको क्या, और हर प्रोटीन का, चाहे वो H2A हो चाहे वो H2B हो, सबके दो सब यूनिट्स प्रेजेंट है। जैसे मैं बोलूंगी H2A का दो सब, H2B का दो सब यूनिट, H3 का और H4, ऐसे करके टोटल हमको 8 सब यूनिट मिल जाते। टोटल 8 सब यूनिट ऑफ द डी। अब बोलोगे मैम 4 ही दिख रहा है, बेटा तो 4 इसके पीछे है। अगर H3 का ऐसे पीछे ऐसे समझो, H2A H2, H2B H2B, H3B सॉरी H3 H3, H4 H4, मतलब हर एक उसका, हर एक यूनिट का आपको दो सब यूनिट। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्टम। अब समझना, यही जो ऑक्टमर है इसी के ऊपर इस तरह से रैप होता है। ये जो हिस्टोन, इसी के ऊपर डीएनए जो, तो इस तरह से, ठीक है। अब जब डीएनए इस हिस्टोन में टर्न लेता है तो ये एक बार ये जो हिस्टोन, उस पे डीएनए 1.75 टर्न लेता है एक बार में। एक बार में कितना टर्न लेता है? 1.75। ठीक है, 1.75 मतलब अगर मैं बोलूँ में एक बार टर्न लिया, फिर ये आधा गया और दूसरे मतलब सेकेंड टर्न में थोड़ा सा रुक, तो 1.75 टर्न लेता है। ठीक, उसके बाद फिर क्या, फिर इसको जोड़ने के लिए सिमिलरली समझना कि इफ दिस इज दी, फिर इसको जोड़ने के लिए इसके जैसा ही एक हिस्टोन, ठीक है। तो अब ये हिस्टोन प्रोटीन ये जुड़ेगा एक और हिस्टोन प्रोटीन से जिसको हम कहें लिंकर डीएनए। और लिंकर जो जोड़ता है एक हिस्टोन को दूसरे हिस्टोन से डीएनए रैपिंग में, ये होता है 1। H1 क्या है? लिंकर है। H2A H2B H3 और H4 क्या है गाइस? कोर प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है? कोर प्रोटीन। तो ऑक्टामर कितना बनता? 8 सब यूनिट का, किसका? कोर प्रोटीन का। ठीक है, एंड दिस इज दी लिंकर डीएनए। अब गाइस इसी की मैं बात करूं तो 1.75 टर्न डीएनए घूमता है एक हिस्टोन पे, 1.75 टर्न घूमता है। और जब ये इतना टर्न घूमता है तो वो इस 1.75 टर्न में प्रेजेंट होता है। कितना बेस पेयर प्रेजेंट होता है गाइस? 200 बेस पेयर। क्लियर हुआ? फटाफट मुझे बता, जस्ट टेल मी क्विकली, समझ पा रहे हो या नहीं? बस इसका डायग्राम भी था। किसी को कुछ पूछना है इसमें? आप लोग समझ पा रहे होगे। मैंने क्या बोला? 8 सब यूनिट के बनते हैं, 4 कोर हिस्टोन होता है, एक जोड़ने वाला होता है जिसे लिंकर कहते हैं। 4 कोर पे 1.75 डीएनए घूमता है और इस 1.75 टर्न में 200 बेस पेयर आपको, बेस पेयर 200 बेस। डायग्राम अब देखो गाइस, इसी हिस्टोन प्रोटीन को के ऊपर डीएनए जो रैपिंग है, इसी को हम कहते हैं लीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। लीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में देखा गया तो इसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कहा गया। का नाम क्या है? और नहीं, और क्या कहते हैं? अब बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर मतलब ये हो गया हिस्टोन आपका, इस हिस्टोन पर क्या तरह से रैप्ड है, आप देखोगे से ये आ गया आपका हिस्टोन,
उन पे क्या देख रहे हो, इस तरह से डी, और ये जो लिंकिंग होगा ऐसे इस तरह से, आपका N1 या आपका क्लियर हुआ गाइस? बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल? इसी को हम कहते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर या फिर न्यू। अब गाइस इस स्ट्रक्चर को देखा गया था, इसमें देखा गया था माइक्रो, दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, ईएम पिक्चर बीट्स ऑन स्ट्रिंग। देखो ये अगर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे, कि आप देख पा रहे हो कि है फिर है फिर है फिर इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह। क्लियर हुआ? बताओ, सारे बच्चे बताएंगे क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो गाइस, जब ये देखा बीट जोन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर देखा गया, इसमें और डिफरेंसेस देखा क्या गया कि अगर मैं ये बीट्स और ये पास पास बनाऊं, बहुत क्लोजली पैक्ड हो, इस हिस्से का डीएनए बहुत क्लोज पैक्ड है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर डेंस दिखेगा और इसको हम बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिन। और इसी बीड पे अगर डीएनए बहुत दूर दूर, हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अब एक चीज समझना, ये जो हेट्रोक्रोमैटिन हो, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, मतलब इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं, और ये कैसा होता है, इट इज डेंसली चेन्ड। और ये जो यूक्रोमैटिन होता है कैसा होता है गाइज, इट इज लाइट स्टेन्ड एंड इट इज ऑल्सो ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर हुआ? गाइज इस तरह के स्ट्रक्चर हम डी एक्टिव, इनएक्टिव, और ये हम किस बारे में बात कर रहे हैं, जब इसी बीट्स एंड स्ट्रिंग। Now guys, see, NCERT has mentioned very nicely about it, that the negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histomer, form a structure called nucleosome, ठीक है? A typical nucleosome contains 200 base pair of DNA helix. Nucleosome constitutes the repeating unit of structure in the nucleus called protein. Thread-like stained color bodies seen on the nucleus. The nucleosome in chromatin is nothing else but the beads on string structure when viewed under the electron microscope. ठीक है? The beads on string structure in chromatin is packaged to chromatin fibers that are further coiled and condensed at metaphase of cell division to form. गाइज ये किसकी कहानी कह रहा है? अगर हम न्यूक्लियस में देखते हैं, इंटरफेजिक न्यूक्लियस में, तो इंटरफेज में जो क्रोमैटिन है वो न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से प्रेजेंट होता है, लेकिन जब ये क्रोमोजोम यही क्रोमैटिन निकल के कंडेंस होता है तो ये क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर बना ले, ठीक है? तो आज हम गाइज यहीं पे रहने देते, फ्रॉम दी नेक्स्ट क्लास हम इसके आगे पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट वी हैव 5 more minutes लेफ्ट। इफ एनी क्वेश्चन इज देयर प्लीज डू आस्क मी। कोई सवाल किसी को पूछना है तो प्लीज पूछो आप लोग।
आई एम वेटिंग, इन टाइप और इन द चैट बॉक्स। देखो मेरे पास, आई एम नॉट हैविंग एनी अथॉरिटी ऑफ अनम्यूटिंग योर माइक्स। मेरे पास नहीं है अथॉरिटी, आई ट्राइड फ्रॉम माई एंड। यू जस्ट हैव द अथॉरिटी ऑफ chat given in the chat box. You can just type over there. कोई क्वेश्चन हो गाइस तो चैट बॉक्स के बताइए। टेलिंग यू the hand raise, I am not having the authority to y'all unmute y'all, sorry, I cannot. If you want to ask any question, please post it in the chat box. Like SOSE Harinagar has asked one question, I answered that. If you want me to answer any question of yours, please post in the comment box. I'm waiting. Guys, इतना टाइम लगे? Okay. I don't think you all need any type of. तो guys, next class में मिलते हैं. Okay, fine. See you all soon in the next class. Signing off for today. Bye bye. Take care, all of you. Have a nice day. Bye.